हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, जिसको कि नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, या हम इसको कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली 2020 यानी कि इस वर्ष के नोबेल प्राइज पुरस्कार घोषित किए गए हैं। एंड क्योंकि मेडिसिन एक बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इससे रिलेटेड सारे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ें और समझें, इनको याद रखें, बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और बहुत ज़्यादा डिसाइसिव टॉपिक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर नोबेल प्राइज इन मेडिसिन क्या होता है? व्हाट इज द प्राइज ऑल अबाउट? तो हर साल दिए जाने वाला विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये एक ऐसा पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका योगदान, जिनका की काम चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभकारी है, सबसे ज्यादा सराहनीय है, सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग और यूनिक है। एवरी ईयर इट इज द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में बेस्ड है, वो डिसाइड करती है कि कौन होंगे नोबेल प्राइज चिकित्सा के विजेता। ये भी जानना जरूरी है कि 1968 में एक ऐसा प्रोविजन बना है जिसके अंतर्गत मैक्सिमम 3 लोगों को यह पुरस्कार किसी भी एक गिवन ईयर में दिया जा सकता है, उससे ज्यादा किसी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं देते। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली शेयर द अवार्ड इन वन पर्टिकुलर ईयर इज 3। आगे बढ़ के देखते हैं कि सिलेक्शन यानी कि चयन करने की और नॉमिनेशन की क्या प्रक्रिया होती है फॉर दिस अवार्ड। 1977 के पहले जितने भी मेडिसिन के प्रोफेसर्स थे हु वर वर्किंग इन द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, वो सब मिलकर तय करते थे कि कौन होंगे नोबेल प्राइज मेडिसिन के विजेता, हु विल बी द नोबेल प्राइज लॉरेट्स इन मेडिसिन। लेकिन 1977 वर्ष के बाद, इसके बाद से एक नोबेल असेंबली का संगठन किया गया जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड प्रोफेसर्स होते थे फ्रॉम द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, सारे नहीं, सिलेक्टेड प्रोफेसर्स। और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बन के आई, जो कि स्थापित थी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही, लेकिन फिर भी इट यूज्ड टू वर्क एज अ सेपरेट बॉडी। और ये बॉडी डिसीजन लेती है तब से कि कौन होंगे नोबेल प्राइज विजेता। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि 1984 के बाद से मेंबरशिप को 50 कर दिया गया है। नाउ ओनली 50 प्रोफेसर्स फ्रॉम द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कैन बी मेंबर्स ऑफ द नोबेल असेंबली। अब नोबेल असेंबली जो होती है वो अपनी मदद के लिए, खुद अपनी फंक्शनिंग के लिए एक ऐसी नोबेल कमिटी को बनाती है, एक और नोबेल कमिटी का संगठन करती है जिसमें कि टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और उसके इंचार्ज के रूप में एक सेक्रेटरी का भी चयन किया जाता है। अब जो नोबेल कमिटी बनाई गई है असेंबली के द्वारा, वो एक सिर्फ ऐसी बॉडी है जो वर्किंग होती है। इट इज ओनली अ वर्किंग बॉडी, इट इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक द फाइनल डिसीजन अबाउट द नोबेल प्राइज विनर्स, क्योंकि फाइनल डिसीजन हमेशा नोबेल असेंबली ही करती है। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एज सच क्या है? अगर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स नोबेल असेंबली के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स भी हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देन? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जिसको कि कैरोलिन इंस्टीट्यूट के नाम से भी बुलाया जाता है, ये एक बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन की राजधानी में स्थित है। नोबेल असेंबली के हेडक्वार्टर भी जो है वो नोबेल फोरम में स्टैब्लिश्ड किया गया है, और दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कैंपस इटसेल्फ। यानी कि जो नोबेल असेंबली का हेडक्वार्टर है वो भी नोबेल फोरम में है, जो कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही स्थित है। अब जो करंट आप कह सकते हैं डायरेक्टर हैं, जो करंट सीनियर ऑफिशियल हैं, जिनको कि रेक्टर कहा जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के, उनका नाम है ऑल पीटर ऑटरसन, और ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ये एक नॉर्वेजियन फिजिशियन है, यानी कि एक नॉर्वेजियन डॉक्टर हैं। अब ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट 2 या 3 ऐसे फैक्ट निकल के आए अब तक जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, याद रखना। पहला पॉइंट ये कि नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वो ऐसा अकेला नोबेल पुरस्कार है जिसको कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा फैक्ट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन देश में स्थित एक बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस मेडिकल कॉलेज है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि करंट रेक्टर ऑफ द कैरोलिना इंस्टीट्यूट है
ऑल पीटर ऑटिसन। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें बहुत जरूरी हो जाते हैं याद रखने, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स। आगे बढ़ के देखते हैं कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। और आज तक यानी कि वर्ष 2020 तक टोटल 111 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं इन द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और जो टोटल लॉरेट्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, सो दे आर बेसिकली 210 मेन यानी कि 210 पुरुष और 12 महिलाएं, यानी कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स 210 मेन आर देयर एंड 12 विमेन आर देयर। और 111 बार ये पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। 1901 यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्ष जब पहली बार सारे नोबेल प्राइजेस दिए गए थे एक्सेप्ट इकोनॉमिक्स, उस साल पहले वो व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया उनका नाम है एमिल वॉन बेहरिंग। और ये पहले विजेता थे नोबेल प्राइज मेडिसिन के। इनको दिया गया था इनके काम के लिए जो सीरम थेरेपी में था, और इस बात के लिए भी क्योंकि इन्होंने डिप्थीरिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरियल बीमारी थी जिसकी वजह से उस समय बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी और बहुत सारे बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते थे, उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था। उसकी वजह से इनको ये प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं कौन थी वो पहली महिला जिनको दिया गया था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, एंड शी वाज नो अदर देन द ऑस्ट्रियो हंगेरियन यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी से संबंध रखने वाली, वहां के देश से संबंध रखने वाली अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिनका नाम था गर्टी खोरी। एंड शी वाज गिवन द अवार्ड इन 1947 क्योंकि इन्होंने मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के बारे में इसके क्षेत्र में काम किया था, इसकी डिस्कवरी। आज तक यानी कि 2020 तक कौन से हैं वो देश जिनको मैक्सिमम नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला है? सो पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको कि आप जानते हैं वैसे भी एनीवे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस मिले हैं हर क्षेत्र में। तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी जो देश टॉप करता है इन द नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस इज द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को मिले हैं टोटल 31 अवार्ड्स। थर्ड इज जर्मनी विद 17 अवार्ड्स और चौथा है फ्रांस विद टोटल 11 अवार्ड्स इन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। अब कौन से थे वो वर्ष जब अनफॉर्चुनेटली नोबेल प्राइज इन मेडिसिन नहीं दिया गया? सो दीज वर टोटल 9 years जब नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वॉज नॉट अवॉर्डेड। ये आप हमेशा याद रखिए, when the Nobel in medicine was not given. So these were total 9 years और ये थे 1915 से 1918 तक, उसके बाद 1921, उसके बाद 1925 और उसके बाद 1940 से लेके 1942 तक, यानी कि 1940, 1941 एंड 1942, ये 3 साल और ये टोटल 9 years अवार्ड नहीं दिया गया था किसी को भी। इसका एक रीजन था बिकॉज वर्ल्ड वॉर्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, सो इट वॉज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट मोमेंट फॉर सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड टू बी गिवन। दूसरी वजह ये थी कि अक्सर नोबेल कमिटीज को या नोबेल असेंबलीज को ऐसा लगता है कि गिवन वर्ष में कोई भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है एक नोबेल प्राइज की डिसाइडेड कैटेगरीज में, तो इस वजह से उस साल वो अवार्ड नहीं दिया जाता एंड नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। आगे बढ़ के देखते हैं कौन है इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट एंड ओनली नोबेल लॉरेट इन मेडिसिन। तो ये है हरगोबिंद खुराना और इनको दिया गया था अवार्ड इन 1968। किस लिए? क्योंकि ये एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिसर्च की है इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड जेनेटिक कोड इंटरप्रेटिंग। तो इन्होंने ना कि सिर्फ जेनेटिक कोड को इंटरप्रेट किया बल्कि इन्होंने कैसे फंक्शन करता है जेनेटिक कोड थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी भी खोज की और इस वजह से इनको ये इंटरेस्टिंग अवार्ड मिला, इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया। और इन्होंने अवार्ड अकेले नहीं जीता था बल्कि शेयर किया था विद 2 other नोबेल लॉरेट्स। एक थे मार्शल डब्ल्यू नाइरेनबर्ग और दूसरे थे रॉबर्ट डब्ल्यू होली। ये देखने के बाद अब चल के देखते हैं कि 2020 यानी कि आज इस वर्ष में कौन है वो विजेता जिनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया। एंड टोटल दीज आर 3 प्रोफेसर्स, जिनमें से पहला नाम है चार्ल्स मियोन राइस, जो कि एक बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट है जो कि वायरसेस को स्टडी करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च और डिस्कवरीज करते हैं और इनकी बहुत ज्यादा रिमार्केबल और वेल नोन रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अगले विजेता है माइकल ह्यूटन और ये ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश बॉर्न कैनेडियन साइंटिस्ट है और प्रेजेंटली ही इज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ वायरोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। और ली का शिंग
अप्लाइड वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर भी हैं। थर्ड यानी कि तीसरे हमारे जो प्रसिद्ध विजेता हैं वो हैं हार्वे जे ऑल्टर, और ये भी एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर हैं, एक वायरोलॉजिस्ट हैं, एक डॉक्टर भी हैं अपने प्रोफेशन से, और ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं एट द वॉरेन ग्रांट मैग्नुसन क्लिनिकल सेंटर। और ये तीनों ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं, तीनों ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है एक बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, रिमार्केबल डिस्कवरी के लिए, एक ऐसी डिस्कवरी के लिए जिसने वर्ल्ड ओवर मेडिकल साइंसेज में बहुत ही रिमार्केबल योगदान दिया है, और वो है द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। अब किस प्रकार से इन्होंने ये खोज की, तो इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि वर्षों से, यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बीमारी थी, एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस संक्रमण था जो उन मरीजों में पाया जाता था जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है। वर्ल्ड ओवर सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हुई है इस अननोन संक्रमण की वजह से, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बहुत परेशान थे क्योंकि एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट वजह इस संक्रमण के पीछे सामने नहीं आ रही थी। लेकिन एक्सेसिव रिसर्च और एक्सेसिव स्टडी करने के बाद हमारे तीनों नोबेल प्राइज विजेताओं ने ये पाया कि ये मिस्टीरियस जो बीमारी है इसका कॉज है एक अननोन वायरस, जिसको कि इन्होंने लाया नॉन हेपेटाइटिस ए एंड नॉन हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी कि नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस वायरस। अब ये एक बहुत नए तरीके का वायरस था, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बीमारी पैदा कर रहा था, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वायरस है कौन सा एग्जैक्टली। तो फाइनली डॉक्टर ऑल्टर और डॉक्टर ह्यूटन ने एक रिसर्च करी जहां इन्होंने इस वायरस के जीन्स को चिंपैंजीज में इंजेक्ट करके देखा कि क्या रिएक्शन हुआ। एक्सेसिव रिसर्च के बाद ये सामने आया कि ये जो अननोन वायरस है ये एक आरएनए वायरस है जिसका संबंध फ्लेवीवायरस फैमिली से है, यानी कि फ्लेवीवायरस ग्रुप से है। आगे पढ़ाई करने के बाद इनको ये पता चला कि ये जो नई वायरस है ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि HCV यानी कि हेपेटाइटिस वी वायरस की तरह दिखती है, और इसका नाम रख दिया गया हेपेटाइटिस सी वायरस, क्योंकि इसमें सारे लक्षण हेपेटाइटिस सी वायरसेस के ही थे। ये ना ही हेपेटाइटिस ए की तरह था, ना ही हेपेटाइटिस बी वायरस की तरह था, बल्कि कुछ नए लक्षण, कुछ नए सिम्टम्स लेके आ रहा था, इसलिए इसको ढूंढा गया और इसका नाम रखा गया HCV यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। और ये एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग खोज थी, बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि जब से वायरस की डिस्कवरी की गई उसके बाद से इसके लिए वैक्सीन्स बनाए गए, इसके लिए सही तरह का उपचार ढूंढा गया, और कितने सारे मरीजों की इसकी वजह से जान बचाई गई। जब से इस वायरस की डिस्कवरी की गई तब से ये भी पता चला कि ये जो खतरनाक वायरस है ये लोगों में खतरनाक बीमारियां पैदा करती है, जानलेवा बीमारियां पैदा कर रही थी अब तक, जैसे कि लिवर सिरोसिस जिसमें कि लिवर पूरा डैमेज हो जाता है ह्यूमन बीइंग का, और लिवर कैंसर, और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी इसकी वजह से। इस डिस्कवरी के बाद ये पॉसिबल हो गया है कि तरह तरह की नई दवाएं बन रही हैं, वैक्सीन्स बन रहे हैं, प्रिवेंशन किया जा रहा है इस वायरस का, और भी ज्यादा रिसर्च की जा रही है देखने के लिए कि कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है वर्ल्ड ओवर इस खतरनाक वायरस का। अब हेपेटाइटिस सी वायरस जो कि देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है जो आपके सामने है, हम कह सकते हैं कि नए नए ब्लड टेस्ट भी डेवलप किए गए हैं आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑफ आर 2020 नोबेल प्राइज लॉरेट्स। और अब जब से ब्लड टेस्ट सामने आ गए हैं नए नए तरीके के, तब से बहुत ईजी हो गया है लोगों की जान बचाना, क्योंकि समय पे, टाइम पे ही डिटेक्ट हो जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण, और अकॉर्डिंगली उसका सही उपचार भी मरीजों को मिलने लगा है। अब ये बात करने के बाद एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल हमारे सामने आता है जिसको जानना भी बहुत क्रूशियल है कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय द हेपेटाइटिस वायरस। तो हेपेटाइटिस वर्ड जो बनाया गया है वो बनाया गया है हेपा वर्ड से, क्योंकि लिवर में जो सेल्स होते हैं वो हिपा सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल्स होते हैं, इसलिए हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो लिवर को इन्फ्लेम करती है, लिवर को पूरी तरह से खराब या कि डैमेज करती है। और कैसे करती है ये हेपेटाइटिस, अगर लिवर का इन्फ्लेमेशन है तो किस तरह से हेपेटाइटिस लोगों को होता है, तो पहला तरीका होता है वायरस के थ्रू, कि वायरल इन्फेक्शन लोगों को हो जाता है, लोग ए बी या सी वायरस के संपर्क में आ जाते हैं किसी ना किसी प्रकार से, और इसलिए उनके लिवर में नुकसान पहुंचने लगता है, बिकॉज उनको हेपेटाइटिस हो जाता है, जो कि आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जो लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग को खत्म कर देती है। ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस बीमारी भी है, यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैलती है, आसानी से स्प्रेड करती है अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो, जस्ट लाइक एनी अदर वायरस विच आर इन जनरल वेरी कॉन्टेजियस इन नेचर। ये भी जानना जरूरी है कि किसी किसी मरीज में ये ऑटो इम्यून
हेपेटाइटिस के भी लक्षण पाए गए हैं, यानी कि इट कम्स लाइक अ डिजीज इन विच द बॉडीज ऑर्गन स्टार्ट्स इन्वेडिंग इट्स ओन सेल्फ। इन्फेक्शन बाहर से नहीं आता, खुद ही बॉडी में अंदर से बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बॉडी को खुद नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये एक विचित्र प्रकार का इन्फेक्शन होता है एंड इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तीसरा तरीका हेपेटाइटिस को कॉन्ट्रैक्ट करने का होता है थ्रू मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल, जो कि एक्सेसिव अल्कोहल या फिर जहरीले पदार्थों का, गलत सलत दवाओं का या फिर स्मोक करने से भी बॉडी में इस तरह के डेंजरस इन्फेक्शंस आ सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि अगर हेपेटाइटिस लिवर की एक इन्फ्लेमेशन है, अगर हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है, तो आखिर लिवर के, एक हेल्दी लिवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं? What are the functions of a otherwise healthy liver in human beings? तो आप जानते हैं लिवर एक ऐसा लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है बॉडी में, जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल एक ऐसा पिगमेंट है जो डाइजेशन क्रिएट करता है। कैसे? बाय ब्रेकिंग डाउन द फैट सेल्स एंड देन रिलीजिंग देम स्लोली इन द सिस्टम। लिवर ये भी रेगुलेट करता है कि किस प्रकार से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और कैसे हमारे सिस्टम को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाके एसिमिलेट होगा, इसलिए इसका रोल डाइजेशन में बहुत ही ट्रिमेंडस है। और जो बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो द एंटायर प्रोसेस इज एक्सट्रीमली इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर अ हेल्दी बॉडी। अब लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी में से जो खतरनाक यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन, आप कह सकते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरूबिन। बिलिरूबिन एक वो मटेरियल जो कि ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी से प्रोड्यूस होता है, और इसको सेक्रीट करने में, बॉडी से निकालने में, एक्सक्रीट करने में भी लिवर का बहुत क्रूशियल रोल है। लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, और ग्लूकोज को स्टोर करने में भी लिवर बहुत मदद करता है। सो ये कहने के बाद इट बिकम्स एविडेंट कि लिवर की एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए हेपेटाइटिस इज सच अ डेंजरस इन्फेक्शन ऑफ द लिवर, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। Now, what are the different kinds of hepatitis viruses? What are the different kind of viral hepatitis infections we can say? तो पहला होता है हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन है, जिसको कि कॉमन भाषा में जॉन्डिस भी कहा जाता है। और ये ज्यादातर गंदे खाने से या कि इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर का इनटेक करने से ह्यूमन बॉडीज में फैलता है। इमीडिएटली कभी कभी अक्यूट वे में सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता चला जाता है और बहुत लेट इसका पता चलता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये एक प्रिवेंशन इसका बहुत आसान है और ये प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाइमली वैक्सीन। लेकिन ये एक क्योरेबल बीमारी है जो कि आसानी से ट्रीटेबल है अगर इसमें सही तरह का इलाज पेशेंट को दे दिया जाए। अगला होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, जो कि थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू द हेपेटाइटिस ए वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट से या फिर बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट से फ्रॉम एन इन्फेक्शियस इंडिविजुअल। इसलिए सही तरह के प्रिकॉशंस लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस कैन लीड टू फर्दर मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। अगला होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी इन्फेक्शियस व्यक्ति से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये उन्हीं लोगों को होता है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ऑलरेडी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ। अगला आगे बढ़ के देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, और वो है हेपेटाइटिस डी वायरल इन्फेक्शन, जिसको कि डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस, जो कि डेल्टा वायरस भी कहलाता है। लेकिन इसकी खासियत है कि ये उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस भी होता है, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है तो डी वायरस भी नहीं हो सकता, और ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैलता है इफ यू कम इन टच विद द इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन। लास्ट टाइप का जो हेपेटाइटिस वायरस है वो है हेपेटाइटिस ई वायरस, और ये उन इलाकों में पाया जाता है जहां की बहुत ज्यादा गंदगी पाई जाती है, यानी कि जहां पीने का पानी साफ नहीं होता, और वो अक्सर सैनिटरी वाटर से मिक्स्ड होता है। यानी कि जब भी आप कह सकते हैं सैनिटेशन सिस्टम पुअर है और जब वो बहुत ज्यादा मिक्स और मैच हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ, तब इस तरह के खराब इन्फेक्शन सामने आते हैं। सो दीज ब्रॉडली आर द डिफरेंट काइंड ऑफ हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, एंड दैट इज व्हाई इस साल का जो अवार्ड है वो बहुत ज्यादा वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के इन्वेंशन से हेपेटाइटिस सी वायरस की जो डिस्कवरी हुई है उसकी वजह से बहुत लोगों की जान बचाने में मदद भी हुई है, एंड देयरफॉर इट इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। थैंक यू।